नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं विमलेश राकेश जी, जो कि सपा के नेता हैं और प्रसिद्ध सांसद स्वर्गीय राम निहोर राकेश जी के पुत्र भी हैं, जो कि इस बारी 12 से सुरक्षित विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। जी सर, सबसे पहले तो आपसे हम आज एक बहुत ही दुरुस्त राजनीति पर चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके पिताजी, जो कि कांग्रेस से नेता थे, एक बहुत ही फेमस, नेम्ड, फ्रेम्ड, रिस्पेक्टेड नेता थे। उन्होंने कई लोगों को नौकरियां दिलाई और जो भी यथासंभव जो भी हो सका उन्होंने वो हेल्प की। लेकिन आपने कांग्रेस को छोड़कर सपा को चुना, क्यों? देखिए, सबसे पहले ये कि मेरे पिता स्वर्गीय श्री राम निहोर राकेश, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो एक जमीनी स्तर पे एक जुझारू नेता थे। उन्होंने अपने हमेशा समाज के हर तबके की मदद करनी। उन्होंने जाति, धर्म और किसी उससे अपने आप को बांध के नहीं रखा। जी जी। मैं समाजवादी पार्टी में 2008 से हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और उससे प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो आपको क्या कांग्रेस की नीतियाँ इतनी प्रभावित नहीं लगी? कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये एक हर आदमी फ्री होता है अपने जी बिल्कुल। मुझे माननीय नेताजी एक पर्सनल था, उसमें माननीय नेताजी ने जो स्टैंड लिया था और उन्होंने जिस हिसाब से उनकी जो नीतियां रही हैं समाजवादी पार्टी की, समाज के हर तबके को लेके चलने की, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी? क्यों नहीं। समाज इस वक्त तो चारों तरफ बयार बह रही है, या हमको और आपको सबको दिख रही है। हो सकता है कि समाज का हर तबका आज जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों से बुरी तरह शोषित भी महसूस कर रहा है, ग्रसित भी है, और वो अब आपको आज़ादी चाहता है। ये लड़ाई जो है जी, एक तरीके से ये एक नई आज़ादी के लिए है। जी विमलेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके की इस समय राजनीति में भगदड़ी मची हुई है, उसका फायदा सपा उठाती क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी वैसे ही पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है। जी जी। और ये जितने लोग आए हैं सब सम्मानित नेतागण हैं, इन सबका व्यापक जनाधार है। ये लोग ये लोग जैसे ही आए हैं उनके साथ उनका जनाधार समाजवादी पार्टी के साथ आया है। हाँ, एक अघोषित इमरजेंसी के तहत। अच्छा। इस वक्त प्रदेश में और देश में एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है। लोग बोलने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, और ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मतदान के दिन वो इस अघोषित इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान देकर इस प्रदेश को और शीघ्र ही देश को भारतीय जनता पार्टी से एक मुक्त प्रदेश व देश बनाने की तरफ अग्रसर है। तो सर, ये बताइए कि आप 12 से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, जो कि बहुगुणा जी का क्षेत्र रहा है, तो क्या आज भी वहाँ पे लोग बहुगुणा जी को याद करते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी मेरे पिताजी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। मेरे पिताजी को राजनीति में लाने वाले वही थे। मेरे लिए परम आदरणीय व परम पूजनीय है। हाँ, बहुगुणा जी को आज भी सम्मान, वहाँ का जो विकास हुआ है उसके लिए आज भी लोग उन बहुगुणा जी के कृतज्ञ हैं। तो आप क्या ये वजह मानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी के बाद 12 का विकास हो नहीं पाया? इसके लिए मैं पूर्ण रूप से वहाँ के स्थानीय विधायक जो लोग जनप्रतिनिधि उनके बाद हुए हैं जी, उनको जिम्मेदार, क्योंकि उन्होंने जनता की नब्ज को समझा नहीं। अच्छा। जहाँ तक केंद्र सरकार थी, कुंवर साहब ने भी बहुत काम किया, माननीय कुंवर एपी रमन सिंह जी, इन्होंने भी बहुत विकास के लिए कार्य किया है। तो आप ये कहना कि विकास नहीं हुआ, ये गलत होगा। मगर हाँ, वहाँ के स्थानीय विकास जो जनप्रतिनिधियों ने, जो विधायक होते हैं, भाई केंद्र और प्रदेश की अलग अलग वो होते हैं, तो प्रदेश सरकार की तरफ से विकास कम हुआ है। मगर ऐसा भी नहीं है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुई है वहाँ पे विकास हुआ है। वहाँ थर्मल प्लांट, बिजली घर लगाए गए हैं, माननीय कुंवर एपी रमन सिंह जी की देन है। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी विकास के लिए समर्पित रही है। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ।
आप सबका ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, बारा एक प्राकृतिक संपदा से संपूर्ण रहा है जी, लेकिन फिर भी विकास के तौर पे वो काफ़ी पीछे है, जबकि आपकी सरकार रही है वहाँ पे। ऐसा क्यों? देखिए, बारा प्राकृतिक संपदाओं से हमें रहा है। वहाँ पे प्रकृति ने भरपूर जो है। जी जी। हुआ यह है कि वहाँ जब ये खनन की दिक्कतें आई और कुछ रोक लगी है, तो उस चीज़ को लेकर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों ने, उस वक्त तत्कालीन विधायक या मौजूदा विधायक ने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिसकी वजह से उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। आपने खनन की बात की, जबकि बारा विधानसभा से ये अक्सर ही दिक्कतें आती हैं, मतलब कि खनन के मैटर आते हैं सामने और मजदूर आंदोलन करते दिखते हैं। तो इसकी आप क्या वजह मानते हैं और किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, जहाँ तक खनन की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार की खनन नीति स्पष्ट नहीं हो पाई। सिर्फ बारा शंकरगढ़ की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे प्रदेश में इनकी स्पष्ट खनन नीति ना होने के कारण ये दिक्कतें हर जगह आ रही हैं। सरकार को कायदे से वहाँ की खनन नीति या पूरे प्रदेश की खनन नीति पे अमल करना, पुनः विचार करना चाहिए और एक ऐसी नीति के साथ आना चाहिए जिससे खनन हो सके। अच्छा। और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार, मजदूर अगर हड़ताल करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप उनकी समस्या ये नहीं है कि वो शौक से कर रहे हैं, वो बेरोजगारी के डर से अपनी मांगों को रखवाने के लिए। आज अगर आप स्पष्ट खनन नीति लाते हैं और खनन होता है तो मुझे नहीं लगता है कि मजदूरों को कोई दिक्कत होगी, उनको रोजगार मिल रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आज बारा के हालात ये है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अगर समाजवादी पार्टी 2 थर्मल प्लांट उस जमुना पार क्षेत्र में नहीं लाती तो पलायन अपने चरम पे होता। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी से बारा के लिए उम्मीदवार हैं, वहाँ के लिए चुनाव लड़ने को है, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या समस्याएं बारा विधानसभा में देखते हैं? देखिए, मैं प्रत्याशी नहीं, मैं भी एक आवेदक हूँ। 11-12 लोगों ने आवेदन कर रखा है जी। और अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व मुझ पे विश्वास दिलाते हुए मुझे टिकट देता है, हाँ, तो मैं भरसक प्रयास करूँगा कि वहाँ की हर जो छोटी सी छोटी समस्या, जो विकास पिछले विगत कई वर्षों से छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर। और समस्याएं जहाँ तक हैं, अभी वहाँ की क्या कहते हैं, नहरों की सफाई हो रही है, उन्हें ठीक से हो रही है, न रख रखाव हो रहा, सिर्फ पेपर पे और खाना पूर्ति हो रही है। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ के किसान भी परेशान है, न नहरों का विस्तारीकरण हो रहा है। लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं अजय कुमार जी, वो 2 बार से विधायक हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने बारा में बहुत विकास किया है। इससे विमलेश जी कितना मतलब कि अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं? आप क्या सेटिस्फाइड हैं इनकी इस बात से? देखिए, सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ कि एक पंचवर्षीय वो हमारी पार्टी से विधायक रहे हैं। अच्छा। उस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी के उसके तहत, नीतियों के तहत जो विकास हुए हैं वो, और जहाँ तक माननीय विधायक जी का कहना है कि हाँ विकास हुआ है, मैं मानता हूँ वहाँ विकास हुआ है, मगर विकास सिर्फ उनका और कुछ चुनिंदा लोगों का हुआ है। अच्छा। आज भी वहाँ की जनता अपनी मूलभूत समस्याओं से परेशान है। विधायक जी को अभी भी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में सिकोड़ कर रह गए, उनको वहाँ की जमीनी हकीकत से वो बहुत दूर हो चुके, जनता की नब्ज को वो नहीं पकड़ पा रहे। अभी भी वो गांव की ग्रामीण सड़कों की तरफ नहीं गए हैं। सर, आपको ये नहीं लगता है कि कोई भी उम्मीदवार जब विधायक बन जाता है तो वो अपने काम से ऑलमोस्ट छुट्टी पा ही जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ विधायक बनने तक की होड़ होती है, उसके बाद वो भूल जाता है कि उसने जनता से भी कुछ वादे किए हैं? देखिए, राजनीति का एक संक्रमण काल आया था जिसमें लोगों ने अपने आप के नाम के आगे माननी से जोड़ने के लिए जी, उन्होंने हर तरीके से समझौते कि उनकी जो वो था, उनका जो एम था वो ये जन सेवा नहीं थी, वो स्वयं सेवा थी। जी जी। और कुछ लोग बहकावे में आकर ऐसे लोगों को विधायक बना भी दिए गए, मगर अब हमको और आपको और आम जनता को ये तय करना है कि हम ऐसे लोगों को चुने जिनके उसमें जन सेवा। मेरा परिवार पिछले 50 साल से सार्वजनिक जीवन जी रहा है, कभी भी, और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद और सेवा करना है। जन सेवा हम लोगों के उसमें रग रग में है। विमलेश जी, जब आप बारा
के लोगों से अपना वोट मांगेंगे तो आपके स्थायी मुद्दे क्या होंगे? वोट तो मैं अभी भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मांग रहा हूँ। तो आप 12 के लिए अपने स्थायी मुद्दे कौन से उठाएंगे? 12 की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है बेरोजगारी। उसके बाद किसानों की जो नहरों में ना सफाई या गहरीकरण या उसकी वजह से या विस्तारीकरण नहीं होने से जो सिंचाई और के संसाधनों में उनको कमी आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया गया पिछले 10 सालों में। अच्छा। हमारी सरकार में कुछ हॉस्पिटल बनाए गए समाजवादी पार्टी की सरकार में, मगर वो अभी भी चालू नहीं हो पाए हैं। उनको भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा, आज के एम्बुलेंस, अभी मैं पीछे एक गांव में गया था शंकरगढ़ के ब्लॉक में जी, तो वहाँ पे 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। 2 मोटरसाइकिलें लड़ी और एम्बुलेंस को फ़ोन करने में वो 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। अच्छा। तो ये जो हमारी सरकार में ये सारी चीज़ें आधे घंटे 25 से आधे घंटे में पहुंच जाती थी, मालूम चला एम्बुलेंस को डीजल की ही नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो विधायक बनने का सिर्फ ये नहीं मतलब है कि हम विधानसभा में बैठे। हमारे यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं, इन सब का भी ध्यान देना विधायक जी का काम होता है। विमलेश जी, आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण के कारण बीजेपी आई थी? नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी में हर समाज हर तबके के लोगों नहीं का सर, ऐसा सम्मान है कि समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण के कारण ही बीजेपी को मौका मिला था। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या 2022 में भी ये तुष्टीकरण होगा? अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि समाज के हर तबके को समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। ये तो विपक्ष किया हुआ व्यापक भ्रम मायाजाल फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया गया है कि यहाँ तो भेदभाव किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि यमुना पार के सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह का फैसला जो होगा वो आखिरी होगा, तो उनका हाथ आप पे कितना है? देखिए, माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। जी जी। उनके कद के बराबर का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कम लोग ही बचे हैं। वो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, कितने बार विधायक, सांसद, मंत्री रहे और राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी का। उनको सबके ऊपर आशीर्वाद और हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता के ऊपर माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह का हाथ है। हर नेता के सर पे हाथ है, हर एक आमजन के सर पे हाथ है। तो मैं भी उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ। अच्छा, तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो विमलेश जी, ये बताइए कि आपका तो पुराने टाइम से ताल्लुकात एक राजनीतिक परिवार से है, आप खुद राजनीतिक परिवार से हैं और पुरानी राजनीति से अभी तक की राजनीति आप देखते आए हैं जी। 2022 के चुनाव में आपको क्या बदलाव दिख रहे हैं? 2022 के चुनाव पूर्ण रूप से अन्य चुनाव की मुकाबले मुझे तो पूर्ण रूप से अन्य चुनाव के से अलग है। अच्छा, यह चुनाव लोकतंत्र बनाम राजतंत्र है। एक अघोषित तानाशाही मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनता को निजात दिलाने की जरूरत है इस तानाशाही से। अच्छा, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कर दी, तानाशाही चल रही है यहाँ पे। ये तो आपको, हमको, हर आम आदमी को महसूस हो रहा है। यहाँ के सांसद व विधायक को आज अभी भी आप अखबार उठा के देख लीजिए। अच्छा। यहाँ के एक राजनीतिक पार्टी के सांसद या विधायक तक को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए वो जनता की आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो अगर ये सांसद व विधायक जनता की आवाज़ जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको नहीं उठा पा रहा है, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में है, तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है जी। तो सर ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि अभी आचार संहिता भी लागू हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी बात लोगों तक पहुंचाना पहले के कंपैरिजन में इजी हो गया है? लोगों तक पहुंचना, ये दिक्कतें उनके लिए है जो चुनाव के टाइम में आते हैं। हाँ जी, मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और जब से
सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ, या परिवार जब से सार्वजनिक जीवन जी रहा, जब से मैंने होश संभाला, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। तो दिक्कतें तो उनको आएंगी जो समाज में कभी कभी आते हैं तो या अचानक चुनाव टाइम पे आते हैं। अगर विमलेश राकेश जी को बारां की जनता अपना विधायक चुनती है तो क्या आप अपने किए वादों पे, उनको दिए उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे टिकट देता है और बारां की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं उनके लिए सबसे पहले कोटि कोटि आभारी रहूंगा कि मुझे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है, जो कभी मेरे पिता के राजनीतिक गुरु पंडित हेमवती नंदन बहुगुणा की कर्मभूमि रही है, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की कर्मभूमि रही, माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी की जन्मभूमि रही है। तो उन्होंने तो एक तरह से मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। और यह अवसर अगर मिलता है कि मुझे उनकी, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े राजनीतिकों को इस शिखर पे पहुंचाया है, अगर उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया तो मेरा तो जीवन ही जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि बारां के इलाकों में आदिवासी इलाका है जी, काफी है जी। लेकिन वहाँ के आदिवासी इलाकों में लोगों का जो है ना आधार कार्ड है ना राशन कार्ड है। क्या आपने इस पे कभी बात करने की, आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है, या फिर आप जब आगे आएंगे तो अभी इनके लिए क्या एक्शन लेंगे? आया, मेरा कर्म क्षेत्र सोनभद्र रहा है। अच्छा, मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि इससे पहले पिताजी मैं सोनभद्र में था। हाँ, बारां में सिर्फ आदिवासियों की जो आप कह रहे हैं उससे भी बड़ी एक समस्या है। वो ये है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आज भी उनको जमीनों के पट्टे नहीं मिले हैं। अच्छा, भारत में एक संविधान आया था, वन अधिकार अधिनियम 2012 में, और उसके बाद आज हो गए हैं 10 साल। इन 10 सालों में ना ही वहाँ पे आज भी वन समितियाँ गठित हुई हैं, जिससे कि उनको जमीनों के पट्टे, जिन पे उनके पुष्ट दर पुष्ट काबिज जैसा वन भूमि की जमीनों पे, और जिसको वन विभाग कभी भी उनको जमीनों से बेदखल कर देता है, वो उनका वन विभाग का अब अधिकार नहीं रहा उस वन अधिकार अधिनियम के बाद। अच्छा, मगर आज भी वन समितियां नहीं गठित हुई हैं और उनको जमीन के पट्टे नहीं दिए गए हैं। जहां तक आधार और राशन कार्ड की बात है, जी, हमारा ये मैं आदिवासियों के बीच में पहले भी कार्य कर चुका हूँ। हमारा ये तबका आज भी बहुत ही शोषित व पीछे है। अशिक्षा के कारण ये अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। मुझे याद है सुंदरवन में कुछ विगत एक दशक पहले कुछ वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ महिलाओं के साथ गलत काम किया, तो मेरे पिताजी ने वहाँ धरना प्रदर्शन देके उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड भी कराया था, सुंदरवन में शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत। तो उनकी लड़ाई मैं पहले भी लड़ता है, आज आगे भी लड़ूंगा। तो मतलब अब आगे जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसी चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से वो तमाम सुविधाओं से वंचित हैं, तो आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे? सिर्फ हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड तक ही नहीं, मैं सरकार की जो भी योजना है, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि वो समाज के हर व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जात मजहब उससे आता है, उन सब तक पहुँचे। बारां में समाजवादी पार्टी का आप टफ कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? बीजेपी को, बसपा को, कांग्रेस को, किसको? मैं तो किसी को नहीं मानता, क्योंकि जनता इस वक्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से अपना मन बना लिया है और वो अगली सरकार बनाने जा रही है। तो जैसे कि बसपा डॉक्टर शिव प्रकाश को और कांग्रेस मंजू संत जी को अपना प्रत्याशी उतार रही है, तो आप इनके सामने अपने आप को कितना स्ट्रांग मानते हैं? देखिए, हर राजनीतिक, ये तो लोकतंत्र में सभी को उतरने का अधिकार है, मगर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो लहर चल रही है, लोगों ने अपना मन बना लिया है, अब वो रुकने से नहीं रुकेगी। अच्छा, इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनकर ही रहेगी। तो विमलेश जी, अगर आपको बारां की जनता अपना विधायक चुनती है तो आपका पहला काम बारां के लिए क्या होगा? चौमुखी विकास। चौमुखी विकास भाई, अभी तक जो विकास की उससे
जो विकास की मुख्य धारा से बाहर होती जा रही है, जी जी। और जो विकास वहाँ रुका हुआ है उसको बढ़ाने का, उसका विकास वो चाहे जिस भी क्षेत्र में, चाहे खनन के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की समस्याओं के लेकर हो, चाहे आदिवासियों की समस्या लेकर, हर समस्या को निजात दिलाने का हर संभव प्रयास रहेगा। सर, अंत में बारां के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? बारां की आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा जी कि समाजवादी पार्टी में आस्था दिखाते हुए और अपने ऊपर अपनी हर समस्याओं से निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ थे विमलेश राकेश जी, जो कि सपा से बारां के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि वो विधायक बनने के बाद बारां के लोगों के लिए, चाहे वो छोटे तबके के हों, चाहे वो जिस भी तबके के हों, वहाँ के लोगों के लिए विकास के कार्य क्या करने वाले हैं, उनके लिए चौमुखी विकास वो करेंगे बारां में आते ही। तो हम आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।